नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर अचानक सनसनी मच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को हिला देने वाला एक दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि जब वो भाषण दे रहे थे तो उस दौरान तीन बड़ी गड़बड़ियां जो हैं वह हुई। यह गड़बड़ियां तकनीकी खराबी का नतीजा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। ट्रंप ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को पत्र लिखकर कड़ी जांच की मांग की और इतना ही नहीं, अब तो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी इस पूरे मामले में उतर आई है। सभी सुरक्षा के कैमरे, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग और हर एक फुटेज को सुरक्षित कर लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी जिससे कि वैश्विक राजनीति का एक बहुत बड़ा चाल कहा जा सके। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है इस समय अमेरिका में, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि विश्व के अन्य देश के नेताओं ने अपना क्या क्या पक्ष रखा, इसमें भारत ने क्या पक्ष रखा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथियों, चैनल आपका है और आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो हमारे चैनल को जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी हम तक पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए 2025, ट्रंप पर गुप्त साजिश, माइक, टेलीप्रॉम्प्टर और एसिलेटर, ये तीनों के तीनों जो हैं वो फेल हो। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका जो रिश्ता है वो हमेशा कुछ अलग ही राजनीति से जुड़ा रहता है, या मैं ये कहूं कि विवादों के साथ जो है वो जुड़ा रहता है, तो ये कहना थोड़ा और अच्छा होगा। ट्रंप के बारे में हम बार बार यही कहते हैं कि ट्रंप जो है एक मरखाह सांड है, कहीं भी अपना सर जो है भिड़ा लेते। और ट्रंप की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति का जो मूल आधार है वो है अमेरिकन फर्स्ट, यानी कि हर अंतरराष्ट्रीय समझौते पर, संगठन में, निर्णय में अमेरिकाओं की या अमेरिका के जो नागरिक हैं उनका जो हित है वो सर्वोपरि रहेगा। और इसी कारण उन्हें कई बार संयुक्त राष्ट्र के साथ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ, नाटो जैसी वैश्विक संस्था के साथ जो है हमेशा विवाद करते हुए देखा गया है। हमेशा ट्रंप ने खुलकर जो है इन संस्थाओं की आलोचना की। उनका मानना है कि ये संस्थाएं अमेरिका को अनुचित रूप से इस्तेमाल कर रही हैं और अमेरिका की जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा जो है वो यहां बर्बाद हो रहा है। ये जो छवि दिख रही है, ये जो विवाद दिख रहा है ट्रंप के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यह विवाद 2018 में भी हमें देखने को मिला था, जब साल 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक भाषण के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी सरकार में अमेरिका की जो उपलब्धियां हैं वह उपलब्धियां ऐतिहासिक सफलता की ओर जो है वो जा रही। और ये जो बयान था, इस बयान से कई विश्व के नेताओं ने ट्रंप का मजाक बना दिया था, ट्रंप के ऊपर हंसने लगे थे, जिससे ट्रंप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो ट्रंप को उस समय 2018 में आलोचना और मजाक का जो है वो सामना करना पड़ा था। और यह घटना उनके और संयुक्त राष्ट्र के मंच के रिश्ते के लिए एक टर्निंग पॉइंट जो है मानी जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रंप अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ उलझते रहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ विवाद इनका जो है होता रहता है। ऐसा ही विवाद कोविड-19 के दौरान देखने को मिला था, जब ट्रंप के कार्यालय ने, अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का ऐलान किया। इसके अलावा पेरिस का जो क्लाइमेट एग्रीमेंट था उससे भी अलग होने का फैसला किया। यूनाइटेड नेशन को जो है वो इनएफिशिएंट और बायस्ड कहकर कई बार जो है वो ट्रंप ने कटघरे में खड़ा किया। अभी हाल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग 2025 में न्यूयॉर्क में हो रही है, इस भाषण के दौरान 3 तकनीकी गड़बड़ियां जो हैं हुई, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, सोची समझी साजिश है
और यह संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्था, ट्रंप को जो है वो परेशान करना चाहती है, ट्रंप का जो है मजाक उड़ाए। और यह एक तरह से कॉन्स्पिरेसी है, एक सुनियोजित साजिश है। और उनका कहना है कि यह मामला केवल मंच के तकनीकी खराबी तक ही सीमित नहीं है, यह अमेरिका की छवि खराब करने की कोशिश है और यह उनके व्यक्तिगत सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। हुआ क्या क्या, अब ट्रंप जो है वो अपनी पत्नी के साथ एस्केलेटर पे चढ़ रहे थे। तो ट्रंप के मुताबिक जब वो अपनी पत्नी के साथ, इनकी पत्नी है जिनका नाम है मेलानिया ट्रंप, उनके साथ जब ये एस्केलेटर पे चढ़ रहे थे और मुख्य सभा हॉल की ओर जा रहे थे, तभी अचानक जो है वो एस्केलेटर रुक गया। और उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त ये हैंडल पकड़ के नहीं रहते तो गिरने का डर है। आपके स्क्रीन पर मैंने इसको हाईलाइट इसलिए कर दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर हम हैंडल नहीं पकड़ रहते, अगर हैंडल पकड़ के खुद को संभाले नहीं रहते, तो एक बहुत गंभीर हादसा जो है हो सकता है। और ट्रंप ने कहा कि यह केवल तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई साजिश है। और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, उसको तुरंत गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। दूसरी घटना हुई कि जब ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे, तो भाषण के समय ट्रंप का जो ये माइक है, यह माइक जो है वो बंद हो गया। मैंने इसलिए इस पे क्रॉस लगा दिया क्योंकि भाषण शुरू हुआ तो माइक बंद हो गया। भाषण जैसे शुरू हुआ तो ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो भी खराब हो गया। आमतौर पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंचों पे नेता जो है वो लंबे भाषण के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि इस बड़ी बाधा के बावजूद उन्होंने लगभग 57 मिनट तक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के जो है वो भाषण दिया। और इन्होंने कहा कि देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर से उन्होंने भाषण नहीं दिया, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी एक मजबूत तैयारी की थी और वो दृढ़ संकल्प को लेकर आए थे और अपने बातों को, अपने मन के विचारों को उन्होंने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सबके सामने कहा। और इस तरह की गड़बड़ी जो है वह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसके अलावा हमने कहा कि माइक भी काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे तो हॉल का जो साउंड सिस्टम था वो फेल हो गया और भाषण के खत्म होने के तुरंत बाद पूरे हॉल में जो ट्रंप की आवाज थी वो बंद हो गई। विदेशी नेता जो थे, उन्होंने ट्रंप का जो भाषण है वह जो ट्रांसलेटर थे उनके ईयर पीस के जरिए जो है वो सुना। और ट्रंप का आरोप है कि इस दौरान मेलेनिया ट्रंप, जो कि ट्रंप की वाइफ है, उन्होंने भी नहीं सुना कि ट्रंप ने 57 मिनट तक अपने दिल की कौन कौन सी बातें जो है वो पूरे अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबके सामने रखी। तो ये थोड़ा सा ट्रंप को दुख भी हुआ कि मेरी आवाज मेरी पत्नी भी नहीं सुन पाई कि मैंने कैसा भाषण दिया। अब ट्रंप कैसे फीडबैक लेंगे घर पे जाके कि बताओ मैंने कैसा बोला। ट्रंप की पत्नी कहेंगे कि हमको तो सुनाइए नहीं दिया, आपने क्या बोला, हमको तो लगा कि आप खाली ओठ हिला रहे थे, हमारे पास आवाज नहीं आ रही थी। तो ट्रंप को यह भी दिक्कत लगा कि भाई मैं बहुत तेज दहाड़ रहा था, मैं भारत और चाइना को लताड़ रहा था, मैं इजराइल के मुद्दे पर, फिलिस्तीन वाला मुद्दे पे जो है वो सबको झाड़ रहा था, मेरे मन की बात मेरे मन तक रह गई, दूसरे के कान तक नहीं पहुंची, ये माइक भी जो है वो साथ नहीं दिया और मेरे मन की बात मेरी पत्नी तक भी नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं ये तकनीकी समस्या जो है, इस तकनीकी समस्याओं को लेकर ट्रंप जो है बड़े गुस्से में। और ट्रंप ने कहा कि ये जो तीनों की तीनों जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो एस्केलेटर के रुकने की बात हो, चाहे टेलीप्रॉम्प्टर के खराब होने की बात हो, चाहे साउंड सिस्टम के फेल होने की बात हो, ये किसी तकनीकी खराबी का नतीजा नहीं हो सकता है, क्योंकि खराबियां एक होंगी ना, तीनों के तीनों कैसे खराब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जरूर इसके पीछे कोई योजनाबद्ध षड्यंत्र रचा गया है, योजनाबद्ध षड्यंत्र, प्लान कॉन्स्पिरेसी, जिसका मकसद था कि ट्रंप को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो है वो शर्मिंदा महसूस करना पड़े, ट्रंप का जो अमेरिकी नेतृत्व है उसकी छवि जो है उसको खराब कर दिया जाए। लेकिन ये घटना जो है वो केवल ट्रंप के साथ नहीं हुई साथियों, ट्रंप के अलावा भी अगर हम बात करें तो इस घटना से विश्व के अन्य नेता भी जो है प्रभावित हुए। लेकिन ट्रंप ने अपने बातों पे जो 8 खास बातें कही अपने भाषण में, उस पर भी हम बात करें। सबसे पहली बात इन्होंने कही जंग को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने 7 युद्ध रोके, भारत और चीन रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन को युद्ध में फंड कर रहा है। 7 युद्ध, जिसमें इन्होंने, अमेरिका ने कहा कि हमने भाई भारत और पाकिस्तान के बीच का भी युद्ध रुकवाया। भारत ने कहा कि भैया हम किसी की नहीं सुने, पाकिस्तान ने भी कहा हम किसी की नहीं सुने। लेकिन इन्होंने भारत और चाइना को जो है वो कहा कि भैया आप रूस से तेल ले रहे हो और वो तेल का पैसा लेकर रूस जो है वही यूक्रेन पर बम फोड़ रहा है।
इन्होंने कहा कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, मेरा मकसद इनाम नहीं जान बचाना। मतलब इन्होंने कहा कि भाई विश्व के 7 बड़े युद्ध जिससे विश्व का पूरा बेड़ा गर्क हो सकता था, ऐसे युद्ध को जो है हमने रोका है, तो मुझे नोबेल दो। और ये नोबेल मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मुझे इनाम चाहिए, मैं लोगों की जान बचा रहा हूं, तो इसके लिए कुछ पुरस्कार तो बनता है ना। ठीक। इमिग्रेशन पर बात इन्होंने कहा, गैर कानूनी एंट्री करने वाले को सजा मिल रही, इसके बाद अवैध एंट्री बंद हुई है। आपने देखा कि जब ट्रंप की सरकार हुई तो हथकड़ी लगा लगा के जो गैर कानूनी या अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर गए हैं उनको भगाया जा रहा है। कहां? अमेरिका से। अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या यूरोप को गंभीर संकट में, इन्होंने यूरोप को चिताया भी कि आप भी अपने यहां अवैध प्रवासियों को प्रवेश मत करने दीजिए, जैसे हमने भगाया वैसे आप भी भगाओ। यूनाइटेड नेशन ने युद्ध रोकने का काम नहीं किया, मैंने इसे रोका, जबकि वह उल्टा फंडिंग कर रहा है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़े होकर यूनाइटेड नेशन को लपेट दिया, कहा कि भैया तुम्हारा काम था कि युद्ध हो रहा है तो रोको, लेकिन जो तुम्हारा काम है वो मैं कर रहा हूं, और उल्टा तुम उस युद्ध में फंडिंग कर रहे हो। फिलिस्तीन के बारे में, जहां पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व नहीं, विश्व के कुछ दो देश जो हैं, वो चाहे वो अरब कंट्रीज हो चाहे कुछ यूरोपियन कंट्रीज हो, वह फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, तो ट्रंप ने यहां थोड़ा सा इजराइल का पक्ष लिया। वैसे कल का वीडियो आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कैसे ट्रंप ने जो है वो अरब और इस्लामिक देशों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बात तो आपकी सही है भैया, इजराइल के ऊपर हमको इजराइल को समझाना होगा कि ये युद्ध बंद करो भाई। लेकिन फिर उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा कि देखो भैया, फिलिस्तीन को अगर आप मान्यता दे देते हो ना, तो हमास का मन बढ़ जाएगा। हमास हमास वही जिसको कि ईरान जो है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना। कहा? इजराइल में, होती यमन में, और लेबनान में हमने हिजबुल्लाह की बात की ईरान से, और ईरान को ऐसे ही अमेरिका नहीं पसंद करता है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमास का जो है वो मन बढ़ जाएगा, इसे रोकना जरूरी है। यानी कि अभी फिलिस्तीन की मान्यता को जो है हम पेंडिंग रखेंगे, अमेरिका इसको मान्यता भी नहीं देगा। यूरोप रूस से तेल और गैस ले रहा है, जबकि उनकी असल जंग रूस से ही। इन्होंने यूरोप को भी कहा कि देखो भैया, तुम रूस से तेल ले रहे हो, है? और तुम रूस के खिलाफ ही बात कर रहे हो, तो ये सब बंद करो यार, है ना। परमाणु हथियार पे इन्होंने कहा कि परमाणु और जैविक हथियारों पर रिसर्च रोका जाए, इस्तेमाल होने से दुनिया खतरे में है। जैविक हथियार का मतलब आपको याद होगा कि ये बार बार कोविड-19 के माध्यम से ट्रंप जो है वो चाइना को टारगेट करते हैं। तो ट्रंप यही कह रहे हैं कि अभी भी विश्व में कई सारे देश जो है वो जैविक हथियार या परमाणु हथियारों का रिसर्च कर रहे हैं, इससे दिक्कत आएंगे, इससे बचना हो। अब जैसे हमने कहा कि केवल ट्रंप नहीं, ट्रंप के अलावा विश्व के अन्य देश भी जो नेता जब अपना भाषण दे रहे थे, तो उस समय भी हमने क्या देखा कि समस्या आई थी। यानी कि आपके स्क्रीन पर ये टर्की के नेता नजर आ रहे हैं, कनाडा के मार्क वार्नी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। ये सब भी, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये टर्की के नेता, ठीक, ये सब भी जब बोल रहे थे तो भी जो है माइक बंद हो गया। एर्दोगन है टर्की के, जब ये अपना भाषण दे रहे थे तो अचानक जो है माइक बंद हो गया, जिससे इन्होंने जो भी भाषण दिया वो नहीं समझ में आया। और इनका जो भाषण था एर्दोगन का, वो फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर था कि फिलिस्तीन की मान्यता देना एक ऐतिहासिक कदम है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस निर्णायक कार्यवाही के लिए अपील की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कनाडा के कार्नी और सुबियांतो, सुबियांतो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो कनाडा के मार्क कार्नी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उस दौरान भी जो है माइक बंद हो गया। और कनाडा के मार्क कार्नी जो भाषण दे रहे थे वो भी फिलिस्तीन की मान्यता की घोषणा के ऊपर बात कर रहे थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवोवो सुबियांतो जब गाजा में शांति सैनिकों की बारे में चर्चा कर रहे थे तो माइक बंद हो गया। तो कुल मिलाकर आप ध्यान दीजिएगा, फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल, यही सारे मुद्दे थे जिस मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो माइक बंद हो। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है कि इसके पीछे है कौन, रूस है कि इजराइल है। समझ रहे? ठीक है, कि मतलब जब हमने गाजा पे बोला तो इजराइल को टेंशन होगा इसलिए, यूक्रेन पर बोला तो रशिया को टेंशन होगा इसलिए, है ना। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की गंभीर समस्या जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा बात करें साथियों, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मीटिंग है ना, इस मीटिंग के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है 1949 और 1952 में अगर हम बात करें, न्यूयॉर्क में ये इसका निर्माण हुआ, और मनहट्टन एक रिवर है न्यूयॉर्क में, उसी के तट पर ये देखने को मिलेगा। जब से यूनाइटेड नेशन का निर्माण हुआ है, उस निर्माण के बाद इसकी मीटिंग जो है वो पेरिस में भी हो चुकी है, लंदन में भी हो चुकी है। ठीक, 2020 में अगर हम बात करें तो वर्चुअली ये मीटिंग हुई थी कोविड-19 पैंडेमिक के समय।
1988 की अगर हम बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई थी, जिसमें कि यूएस ने पैलेस्टीन के लीडर यसर अराफात को जो है वो वीजा देने से मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो भी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हमें कहां देखने को मिल रही है? न्यूयॉर्क में देखने को मिली। अब हमें यह भी जानना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो गई, इसमें भारत कहां है? साथियों, भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस मीटिंग में नहीं गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जगह पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो है इस मीटिंग पे गए हैं। और इस मीटिंग में एस जयशंकर साहब जब गए हैं तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता के बारे में बात की। भारत ने कहा कि भैया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 1945 से लेकर 2025 तक की अगर हम बात करें तो वही देश हैं जो थे, लेकिन अब समय आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हो। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से इन्होंने बात की और कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है और भारत एक इतना महत्वपूर्ण देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसको भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है सदस्य बनाना चाहिए, जिससे कि भारत बहुपक्षीय प्रणाली में अपनी भूमिका को है निभा सके। साथ में एस जयशंकर साहब जब इस पर बात कर रहे थे तो इन्होंने विकासशील देशों की जो चिंताएं हैं उनके ऊपर बात किया कि किस प्रकार से विकासशील देशों की चिंताएं बढ़ रही हैं, उनकी चुनौतियां क्या है। उन्होंने बहुपक्षीय संस्थाओं के बारे में बात किया। विशेष रूप से इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जो व्यापक सुधार है उसके बारे में बात किया कि अब संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार होने चाहिए ताकि विकासशील जो भी देश है उनके हितों और उनके अधिकारों का बेहतर प्रतिनिधित्व जो है वो संयुक्त राष्ट्र के ये जो भी मंच है इस पर हो सके। साथ में एस जयशंकर साहब ने बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि देखिए अब एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय नहीं होना चाहिए, बहुध्रुवीय मल्टीपोलर होना चाहिए, जिससे कि विभिन्न देशों को समान अधिकार मिल सके, विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व हो सके। और भारत की जो विदेश नीति है वह इसी बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रही है। एस जयशंकर साहब ने आतंकवाद के खिलाफ बात किया और इन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ संकल्पित राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मंच में आपने देखा होगा कि टर्की ने जो है वो कश्मीर का राग अलापा, पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा, और जिस प्रकार से पाकिस्तान का अभी आपने देखा कि सऊदी अरब के साथ मीटिंग हुई, इसमें ईरान भी समर्थन दे रहा है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया तुम पे हमला होगा तो हम मानेंगे, हम पे तुमको कोई थप्पड़ मारा तो हम मानेंगे कि थप्पड़ मेरे पे है, मेरे को कोई मारा तो तुम समझना तुम्हारे पे है, साथ में हम तुमको परमाणु हथियार देंगे। ईरान सपोर्ट, टर्की सपोर्ट, इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप बन रहा है। भारत के खिलाफ एक अलग ही जो है वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और भारत बार बार कहता है कि भाई पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर सबको बेवकूफ बना रहा है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर सबको एक साथ ले रहा है, लेकिन धीरे से आतंकवादी घटनाएं कर दे रहा है। तो आतंकवाद के खिलाफ जो है हमें काम करना है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत का जो ये भाषण है ना केवल हमारे विदेश नीति का एक प्रतिबिंब था, बल्कि यह वैश्विक मंच पर हमारी सक्रिय भागीदारी के बारे में बात कर रहा था, हमारे नेतृत्व की दिशा को जो है वो दर्शा रहा था। साथ ही मैं कहूं कि यह समय है जब हमें मिलकर एक समृद्ध, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण वैश्विक समाज की ओर जो है वो कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। अब बचा कौन? तो जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी, फिलिस्तीन, गाजा, हमास, यानी कि इजराइल। इजराइल के नेतन्याहू हैं प्रधानमंत्री, जो कि 80वें सत्र के संबोधन से पहले ये जब जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि देखो भैया, फिलिस्तीन की जो मान्यता उन्हें दे रहे हो ना कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हम घोषित कर लें, ये बहुत ही शर्मनाक आत्मसमर्पण है और फिलिस्तीन का कोई भी राज्य जो है वो अस्तित्व में नहीं आएगा। जब ये गुरियन हवाई अड्डे पे थे जहां से ये न्यूयॉर्क की यात्रा पर जाने वाले थे, तो इन्होंने बड़ा इसके खिलाफ बोला, क्योंकि आपको याद होगा साथियों कि 12 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क का एक डिक्लेरेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसमें यह कहा गया था कि दो राज्य समाधान का जो है समर्थन किया जाए और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की बात की गई थी। और नेतन्याहू जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इसी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के, जहां फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई है, उसके खिलाफ अपनी बात कर रहे थे। यानी कि इजराइल की जो स्पष्ट नीति है वो बता रहे थे। बाकी अब जब वो वहां पहुंचेंगे, अपने विचार देंगे, तब हम आपके साथ चर्चा करेंगे। भैया नेतन्याहू का आके बोले रहे न्यूयॉर्क में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों, तो ट्रंप के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, यह केवल तकनीकी गड़बड़ी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह घटना जो है वह विश्वसनीयता, सुरक्षा,
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के रणनीति से सीधा जुड़ा हुआ है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा प्रोटोकॉल की क्षमता के ऊपर जो है वो सवाल उठाया गया है। वैश्विक मंच के ऊपर नेताओं की छवि और उनकी नीतियों की समीक्षा होती रहती, जिससे कि आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन और अमेरिका की जांच रिपोर्ट जो है वो वैश्विक राजनीति और बहुपक्षीय संबंधों में बहसें और नीतिगत परिवर्तन ला सकती है। लेकिन इस प्रकार की घटना यह दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो तकनीकी या सुरक्षा में जो खामियां हैं, ये सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं है, बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक और नेतृत्व कौशल के ऊपर यह गंभीर प्रभाव भी डाल रही है। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया कमेंट कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसिए, खेलिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।